जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ने वाले हैं जो कि इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत इसका 12th चैप्टर है। अब आपको पता होगा कि हम इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत जो लक्ष्मीकांत किताब है वो कवर कर रहे हैं पॉलिटी की। और हमने 11 चैप्टर्स जो है उसके कवर कर लिए हैं। यानी कि हमने जो फर्स्ट पार्ट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर अब हम सेकेंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं जो कि 12वां चैप्टर है पार्लियामेंट्री सिस्टम। उसके बाद 13th है फेडरल सिस्टम। उसके बाद 14th है सेंटर स्टेट रिलेशन। 15th है इंटर स्टेट रिलेशन एंड 16th है इमरजेंसी प्रोविजंस। तो ये सारे जो चैप्टर्स है ये हम कवर कर लेंगे जो सेकेंड पार्ट है। तो आपका बहुत अच्छा जो रिस्पांस है वो मिल रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी जो फैमिली है, जो एक फैमिली क्रिएट हुई है इतने कम समय में, 5-6 महीनों में 4,000 से ज़्यादा जो हमारे फैमिली मेम्बर्स जुड़ चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा जो हमारे फैमिली मेम्बर्स है वो जुड़ जाए। क्योंकि जब इतने कम समय में इतने मेम्बर जुड़ रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपको ये जो वीडियोस है ये पसंद आ रहे हैं। और जो व्यूज़ है वो भी यही बताते हैं। तो अगर आपको ये व्यूज़ पसंद आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि जो वीडियोस है ये अच्छे क्वालिटी के हैं। और अगर अच्छे क्वालिटी के हैं तो मैं चाहता हूँ कि ये हर एक इंसान तक पहुँचे। और ये जो वीडियोस है ये उन तक भी पहुँचे जिनमें बहुत टैलेंट है, जो बहुत होशियार है, लेकिन अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से जो कोचिंग क्लासेस है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो कोचिंग क्लासेस नहीं लगाएंगे तो अपना जो ड्रीम है आईएएस का या फिर जो भी स्टेट पीएससीज होती है वो क्लियर करने का, तो वो अपना ड्रीम जो है वो सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो उन तक भी पहुँचना चाहिए ताकि उनमें और मोटिवेशन आ जाए और फिर उसके बाद वो अपना ड्रीम अचीव कर ले। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप तक अगर ये वीडियो आ रहा है तो आप प्लीज़ इसे और ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, जहाँ आप शेयर कर सकते हैं वहाँ शेयर कीजिए। जिससे कि ये हर स्टूडेंट तक पहुँचे, हर विलेज तक पहुँचे, जहाँ पर ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो जो सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से अपना ड्रीम जो है वो सेक्रीफाइस कर दे। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो के लिए। हम हमारे जो बाकी के कोर्सेस है वो भी आप प्लेलिस्ट पर देख सकते हो। जैसे एनवायरनमेंट की भी सीरीज शुरू है, करंट अफेयर्स जो है मंथली करंट अफेयर वो भी शुरू है। उसके बाद जियोग्राफी की सीरीज़ जो प्रतीक कवर कर रहे हैं वो भी शुरू है। एंशंट हिस्ट्री भी शुरू है। तो आप वो भी जो बाकी चैप्टर्स है वो भी देख सकते हो, वो भी अच्छे ही है, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए जो 12th चैप्टर है ये हम शुरू करते हैं। इसे प्रेजेंट करने वाला हूँ मैं, मयूर मोगरे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये है क्या। तो हमारे यहाँ कौन से सिस्टम है। तो इंडिया में ऑब्वियसली पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तभी हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, बराबर है। तभी हम जो पार्टी है उसे वोट करके चुन कर देते हैं। तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ हमें ओवरव्यू तो पता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली है क्या। लेकिन ये एक्चुअल में क्या होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बेसिकली दो होते हैं, मतलब सेंटर होता है और स्टेट होता है। मतलब केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार होती है। जैसे कि आपको पता होगा जो आर्टिकल 74-75 है वो सेंटर के बारे में बताता है, और आर्टिकल 163-164 ये स्टेट के बारे में बताता है। तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बेसिकली सेंटर भी होता है और स्टेट भी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप बोलोगे कि स्टेट और सेंटर ये तो अमेरिका में भी है जहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या होता है। देखिए यहाँ पर हम फ़र्क जानते हैं। जो फ़र्क है, यहाँ पर दो तरह के जो है गवर्नमेंट होती है। एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरी है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब क्या। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब कि जो भी चीज़ें वो करेंगे उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी, बराबर है। मतलब जहाँ पे जो प्रधानमंत्री है, हमारे जो प्रधान सेवक है, वो यहाँ पर हर चीज़ के लिए जिम्मेवारी लेंगे। मतलब आप पर टैक्स लगाने की जिम्मेवारी मेरी है मित्रों। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ये, कि आप पर जितना भी टैक्स लगेगा मैं लगाऊंगा, उसकी सारी जिम्मेवारी जो है वो मैं लेता हूँ। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, बराबर है। मतलब यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल सरकार यहाँ पर बैठी है। मतलब ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए हो गया। मतलब बेसिकली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब ये होता है कि हर चीज़
जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सरकार की होती है कि वहाँ पर ये करेगी, या फिर कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करना है तो यहाँ पर सरकार करने वाली है। और सरकार जो है सिर्फ सरकार खुद से नहीं, तो यहाँ पर जितने भी उसके मेंबर्स रहेंगे उनसे पूछ कर करेगी। मतलब यहाँ पर अगर कोई डिक्टेटर है, अगर कोई सपोज कोई राजा है, तो उसे किसी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, तो वो रिस्पॉन्सिबल क्यों रहेगा? तो वो रिस्पॉन्सिबल उस सेंस में नहीं है, रिस्पॉन्सिबल इस सेंस में है कि हर किसी को जवाब देना पड़ेगा, हर किसी को बताना पड़ेगा कि हम ये नया रूल ला रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, तो इस तरीके से जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो उस तरीके से हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी दिखाकर यहाँ पर चलती है। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वो नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। मतलब यहाँ पर क्या है, जो प्रेसिडेंट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, आई डेंट डू इट, तो इस तरीके से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये वहाँ के प्रेसिडेंट नहीं लेंगे। तो ये यहाँ पर फ़र्क आ जाता है, एक तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। मतलब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो एग्जीक्यूटिव जो होता है, एग्जीक्यूटिव यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। जो पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें, मतलब यहाँ पे जो हमारे जो राष्ट्रपति है यूएसए के, वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे अगर कुछ करते हैं वो तो। लेकिन यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के लिए। मतलब अगर कोई भी चीज़ आती है तो यहाँ पर प्रेसिडेंट की जो एसेंट है उसके ज़रिए आती है, बराबर है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव है ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, बट इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। जो भी यहाँ पर एग्जाम्पल्स है, जो भी यहाँ पर कॉल आउट्स है, या फिर जो भी यहाँ पर फोटोज़ है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ताकि जो आपके कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाए, ना कि कोई पॉलिटिकल एजेंडा या फिर कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एजुकेशनल एजेंडा है। इसलिए कोई भी भावनाओं में नहीं बहेगा। उसके बाद अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और क्या है, तो यहाँ पर जो इवोर जेनिंग्स है, उन्होंने कहा था कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो एक कैबिनेट सिस्टम होती है। अब कैबिनेट सिस्टम मतलब क्या, कि एक कैबिनेट सिस्टम हो, कैबिनेट गवर्नमेंट हो, या फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, या फिर उसे एक वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं। अब वेस्ट मिनिस्टर मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये ब्रिटेन से आई हुई है। अब ब्रिटेन से आई हुई है, ये वेस्ट में है, इसलिए इसे वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं। जैसे वेस्ट मिनिस्टर मॉडल जो है वो कहाँ का, तो ब्रिटेन में है, जापान में है, कनाडा में है, इंडिया में है, बराबर है। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसे नॉन रिस्पॉन्सिबल कहते हैं, नॉन पार्लियामेंट्री कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम होती है यहाँ पर। तो जो एवोर्ड जेनिंग्स थे उन्होंने कहा था जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये कैबिनेट सिस्टम है। मतलब कैबिनेट सिस्टम है मतलब क्या है, कि यहाँ जो कैबिनेट है वो न्यूक्लियस होता है, मतलब वो एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो जो भी डिसीजंस रहेंगे वो यहाँ पर जो कैबिनेट है उसके ज़रिए होगा। जैसा हम देखते हैं कि कैबिनेट जो है ये इतना इम्पोर्टेंट होता है, जो भी डिसीजंस आते हैं वो कैबिनेट के थ्रू ही आते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस हो कैबिनेट की मीटिंग्स के साथ ही आते हैं। इसलिए यहाँ पर जो कैबिनेट है वो न्यूक्लियस होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, ऐसा इवो जेनिंग्स ने कहा था। अब इसे वेस्ट मिनिस्टर भी कहते हैं, जैसा मैंने आपको कहा था क्यों कहते हैं वेस्ट मिनिस्टर, क्योंकि ब्रिटेन में जो है, ब्रिटेन वेस्ट साइड में आता है, इसलिए इसे वेस्ट मिनिस्टर कहते हैं। उसके बाद जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो प्रधान सेवक होते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री है जैसे नरेंद्र मोदी साहब, उन्हें डी फैक्टो कहते हैं, ठीक है। और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है कोविंद साहब, उन्हें डी ज्यूरी कहते हैं। अब अगर आपको पता होगा, अगर आप मूवीज़ देखते होंगे या फिर कोई भी रियलिटी शोज़ देखते होंगे, तो जो मूवीज़ है, मूवीज़ का जब भी रिव्यू होता है, जो भी अवार्ड फंक्शन होता है, आईफा अवार्ड, स्टार गिल्ड अवार्ड, जो भी अवार्ड शोज़ होते होंगे, तो उसमें ऐसा होता है कि एक पब्लिक चॉइस, जो बेस्ट एक्टर है वो पब्लिक चॉइस अवार्ड होता है, और एक होता है जूरी अवार्ड। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसे दिया जाता है, तो जूरी अवार्ड जो है तो काफ़ी पहले दे दिया जाता है। उसके बाद लास्ट में जब शो ख़त्म होने वाला होता है तब उसे जो पब्लिक चॉइस बेस्ट एक्टर अवार्ड है वो दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, जो ज्यूरी है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, बराबर है। इसलिए यहाँ पर लेकिन फैक्चुअल में, फैक्ट में कौन इम्पोर्टेंट होता है,
तो जो पब्लिक चॉइस अवार्ड मिलता है जिसे वो, तो यहाँ पर उसी तरीके से आप याद रख सकते हो डी ज्यूरी, मतलब जो जूरी है वो तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट मतलब उस सेंस में मतलब एकदम भावना में मत भइए। तो जूरी मतलब क्या है, डी ज्यूरी मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं पोजीशन है, इसलिए यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है हमारे डी ज्यूरी है। और यहाँ पर फैक्चुअली जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारे प्रधान सेवक प्रधानमंत्री, इसलिए उन्हें डी फैक्टो कहते हैं। अब यहाँ पर हम फीचर्स देखते हैं। फीचर्स क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। तो यहाँ पर सबसे पहला फीचर जो आता है वो ये आता है कि नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। मतलब क्या है, एक तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव रहेंगे, मतलब सिर्फ बोलने के लिए एग्जीक्यूटिव, और रियल एग्जीक्यूटिव्स रहेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे प्रधानमंत्री है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मिनिस्टर है अरुण जेटली साहब, ये क्या बोल रहे हैं, जो मोदी जी बोलेंगे वो हम करेंगे। और यहाँ पर जो डी ज्यूरी है वो क्या कह रहे हैं, मैं भी। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो कौन है, जिसकी सब बात मान रहे हैं, मतलब कौन, हमारे प्रधानमंत्री प्रधान सेवक, मतलब नरेंद्र मोदी साहब। तो वो यहाँ पर रियल एग्जीक्यूटिव हो गए। लेकिन यहाँ पर जो हमारे डी ज्यूरी है, मतलब जो राष्ट्रपति है, वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हाँ मैं भी उनकी बात मानूंगा। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव तो वो भी है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। अब जैसे आर्टिकल 74 क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होना चाहिए हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, बराबर है, प्राइम मिनिस्टर ने हेड करना चाहिए। अब ये जो है एड एंड एडवाइस देना चाहिए प्रेसिडेंट को। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो हेडेड रहेगी प्राइम मिनिस्टर से, उन्होंने एड एंड एडवाइस देना चाहिए राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। और ये जो भी एडवाइस रहेगी ये बाइंडिंग रहेंगी प्रेसिडेंट पर। अब बाइंडिंग जब होता है, मतलब बाइंडिंग कौन कर सकता है, जो पावरफुल हो। मतलब यहाँ पर जो रियल एग्जीक्यूटिव है ये तो हमारे प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है वो कौन हो गए, तो हमारे राष्ट्रपति हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेजोरिटी पार्टी रूल्स। अब मेजोरिटी पार्टी रूल्स मतलब यहाँ पर हमारे इसमें क्या होता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट आ गए, मतलब यहाँ पर कौन सी मेजोरिटी लगती है, कोई भी अगर कोई भी पार्टी है उसे अगर चुन कर आना है तो उसके लिए कौन सी मेजोरिटी लगती है, तो तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी लगती है, बराबर है। तो हाफ से +1, जितनी भी टोटल सीट्स रहेंगी उसके हाफ +1। तो यहाँ हो गया मेजोरिटी पार्टी रूल्स, मतलब यहाँ पर जिसके पास मेजोरिटी है वो यहाँ पर रूल करेगी। अभी बीजेपी के पास मेजोरिटी है तो वो यहाँ पर रूल कर रही है। तो यहाँ पर कोविंद साहब क्या बोल रहे हैं कि आई विल अपॉइंट ऑल द मिनिस्टर्स। अब यहाँ पर कोई भी पार्टी अगर चुनकर आती है, जिसके पास मेजोरिटी आ गई ऑब्वियसली वो चुनकर आएगा। अब जिसके पास मेजोरिटी नहीं है तो सबसे बड़ी जो पार्टी रहेगी उसे सबसे पहले राष्ट्रपति बुलाएंगे कि आपके पास मेजोरिटी आप प्रूव कर सकते हो क्या, कोएलिशन करके किसी पार्टी के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेजोरिटी यहाँ पर आ गई है बीजेपी के पास। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जितने भी प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री को अपॉइंट करेंगे राष्ट्रपति। लेकिन किसे करेंगे, वो अपने ही मन से किसी को भी कर सकते हैं क्या, तो नहीं कर सकते, बराबर है। जो लीडर रहेगा पार्टी का उसे ही करना पड़ेगा, या फिर जो लीडर जिसे बताएगा उसे ही करना पड़ेगा। और फिर बाकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसे भी अपॉइंट कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। अब राष्ट्रपति जब करते हैं तो वो अपने ही मन से करते हैं क्या, कि इसे होम मिनिस्टर बना दिया, इसे टेक्सटाइल मिनिस्टर बना दिया, इसे एचआरडी मिनिस्ट्री बना दी, तो इस तरीके से तो नहीं होता है। वो क्या करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है वो एडवाइस करते हैं कि इसे ये दो, इसे ये बनाओ, इसे ये बनाओ। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि सब कुछ करते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन जो साइन होती है सिर्फ वो कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति। मतलब सिर्फ बोलने के लिए क्या होता है, बोलने के लिए राष्ट्रपति कर रहे हैं हमारे, लेकिन सब कुछ ओरिजिनल में हो किससे रहा है, तो हमारे प्रधानमंत्री से हो रहा है, बराबर है। मतलब क्या है कि जैसे अमित शाह साहब बोल रहे हैं, सर बोल वो रहे हैं पर शब्द हमारे हैं। तो मतलब क्या है, सब कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, लेकिन यहाँ पर नाम किनका हो रहा है, कौन अपॉइंट कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति हमारे अपॉइंट कर रहे हैं, बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है यहाँ पर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, मतलब साथ में रहेंगे। अब है भी, जीना भी साथ में है, मरना भी साथ में है, साथ में जिएंगे, साथ में स्विम करेंगे और साथ में सिंक भी करेंगे, बराबर है। जब भी उनकी मेजोरिटी जो है वो समाप्त होने पर आ जाएगी तो सबको यहाँ पर राजीनामा देना पड़ेगा। मतलब हम साथ साथ है, जब तक जिएंगे तब तक साथ में रहेंगे, जब तक पार्टी में है तब तक साथ में रहेंगे। साथ अगर हमारा छूट गया तो पार्टी भी चली गई, सबको यहाँ पर राजीनामा देना पड़ता है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यहाँ पर जब आ जाएगा तब यहाँ पर सभी को राजीनामा देना पड़ता है। तो इसलिए हम कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक यहाँ पर मेजोरिटी आप साबित करते रहोगे तब तक आप सत्ता में बैठे रहोगे।
उसके बाद नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। अब पॉलिटिकल होमोजेनिटी मतलब क्या है कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है या फिर पार्टी में जितने भी लोग हैं, उनकी जो एक विचारधारा होती है, एक आइडियोलॉजी होती है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, वो सेम होती है सभी की, मिनिस्टर्स की, क्योंकि एक ही पार्टी के होते हैं। इसलिए यहाँ पर मोदी जी क्या बोल रहे हैं, मित्रों सेम विचारधारा। मतलब यहाँ पर जितनी भी विचारधाराएं है वो पॉलिटिकल पार्टी की, वो सेम है। अब विचारधारा सेम रहने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर काम जो है वो भी अच्छे से होंगे। नहीं तो एक कुछ और ही सोच रहा है, एक कुछ और ही सोच रहा है, तो यहाँ पर काम भी अच्छे से नहीं हो पाएंगे। बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, पॉलिटिकल होमोजेनिटी जो है ये भी एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का बहुत अच्छा फीचर है, जिससे कि अच्छे से काम यहाँ पर हो सकता है। डबल मेंबरशिप। अब डबल मेंबरशिप का मतलब क्या है कि अ पर्सन कैनॉट बी मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ पर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, जो चुनकर नहीं आया है, वो यहाँ पर मिनिस्टर बन नहीं सकता है। लेकिन वो मिनिस्टर अगर उसे बना दिया जाए, अगर वो चुनकर नहीं आया है, अगर उसे मिनिस्टर बना दिया जाए, तो वो कितने महीनों तक रह सकता है, तो 6 महीनों तक ही वो रह सकता है। अब 6 महीने से ज़्यादा अगर हो गया, 6 कंजिक्यूटिव मंथ से अगर ज़्यादा हो गया, तो वो मिनिस्टर नहीं रहेगा, उसे अपनी मिनिस्ट्री छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद लीडरशिप ऑफ पीएम, मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री है वो एक लीडर है, वो एक हाईली क्रूशियल रोल जो है वो अदा कर रहे हैं। हमारे जो प्रधान सेवक है वो बहुत बड़े लीडर है, इतने बड़े देश के लीडर है, जहाँ भी जाते हैं वो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। और जहाँ भी हम जाएंगे, हम भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ही बोलेंगे, क्योंकि वो एक हमारे देश के लीडर हैं। बराबर है। तो इस वजह से क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के भी वो लीडर हो जाते हैं, देश के वो लीडर हो जाते हैं। जो भी ट्रीटीज़ होगी वो उनके बोलने पर साइन की जाएगी। जो भी स्ट्रेटेजिक चीज़ें रहेगी, जो भी मशीनरीज खरीदनी है, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, वो सब उनके बलबूते पे होगा। मतलब वो लीडर है। डीमोनेटाइजेशन करना है, लीडर है। जीएसटी लगाना है, लीडर है। तो वो क्या हो रहा है यहाँ पर कि वो लीडर जो होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है वो भी दिखाते हैं। तो इसलिए वो लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये भी एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का फीचर है। उसका डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। तो यहाँ पर जो भी लोकसभा है, लोकसभा में कोई भी पार्टी रूल कर रही है तो वो कब तक करती है, जब तक उनकी मेजोरिटी हो। बराबर है। जब तक मेजोरिटी चल रही है तब तक वहाँ पर रूल कर रही है। जब मेजोरिटी ख़त्म हो गई, रूल ख़त्म हो गया। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर उनकी मेजोरिटी ख़त्म हो गई तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो होते हैं, प्रेसिडेंट हमारे डी जूरी, तो वो जो है वो यहाँ पर डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। मतलब उनकी जो टर्म है वो एक्सपायर ख़त्म होने के पहले भी यहाँ पर वो डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को, अगर उनके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है या फिर उनकी जो मेजोरिटी है वो यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पर जो होता है, प्राइम मिनिस्टर भी कभी कभी एडवाइस देते हैं कि हमा हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसे डिसॉल्व कर दो। किस लिए, उन्हें नई सरकार बनानी हो, जैसे बिहार में हमें देखने को मिला है। तो ऐसी चीज़ें होती है। तो डिसॉल्यूशन ऑफ लोअर हाउस ये भी होता है लोकसभा, क्योंकि राज्यसभा जो है वो तो डिसॉल्व हो नहीं सकता है, वो परमानेंट हाउस है। उसके बाद अब ये कौन करता है डिसोल्यूशन, प्रेसिडेंट करते हैं रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद आता है सिक्रेसी। अब यहाँ पर सिक्रेसी मतलब क्या है, मिनिस्टर्स जो होते हैं, मिनिस्टर्स को इस तरीके से ही रहना होता है। तो ये शायद मनमोहन सिंह साहब ने ज़्यादा ही सीरियस ले लिया था 10 सालों के लिए। जस्ट जोकिंग, कोई भावना में नहीं बहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक ओथ लेते हैं सिक्रेसी की बिफोर एंटरिंग द हाउस। अब ये जब भी एंटर करने के पहले एक सिक्रेसी की ओथ लेते हैं, जिससे कि जो भी उनकी जो चीज़ें हैं, जो भी पॉलिसीज़ है, वो एकदम से डिस्क्लोज नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर ओथ ऑफ सिक्रेसी जो है वो भी ली जाती है। अब आते हैं हमने पार्लियामेंट्री जो भी गवर्नमेंट है उसके फीचर्स देख लिए। अब यहाँ पर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कुछ फीचर्स देख लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही स्लाइड पर ये ख़त्म करने का सोचा है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है ये हेड होता है गवर्नमेंट का भी और स्टेट का भी। हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट कौन है, तो हमारे प्रेसिडेंट है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, तो प्रधानमंत्री है। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज फॉर 4 ईयर्स। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके, वो 4 साल के लिए ही आते हैं और इलेक्टोरल कॉलेज से यहाँ पर वो इलेक्ट किए जाते हैं
ठीक है। यहाँ भी अगर आप डायरेक्ट इलेक्शन देखोगे तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं। यहाँ पर 4 सालों के लिए आते हैं और 2 साल ही सिर्फ वो रह सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन हैव अ किचन कैबिनेट। अब किचन कैबिनेट बेसिकली क्या है, तो किचन कैबिनेट क्या होता है, यहाँ पर कोई भी नॉन इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, मतलब जिनको उनको उन्हें लेना है उन्हें वो ले सकते हैं। वो इलेक्टेड हो ना हो, बाहर के अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने दोस्त, किसी को भी ले सकते हैं। और उनके साथ कोई भी जो पॉलिसीज़ है या फिर उन्हें जो भी चीज़ें लाना है, स्कीम है, वो सब डिस्कस कर सकते हैं। उसे कहते हैं किचन कैबिनेट। हमारे भारत में भी है किचन कैबिनेट। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो किचन कैबिनेट ले सकते हैं। ये नॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कांग्रेस, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं होती है, इसलिए रिस्पॉन्सिबल तो रहेंगे ही नहीं कांग्रेस के लिए। अब कांग्रेस मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारी नहीं है, तो वहाँ के जो पार्लियामेंट होती है उसे कांग्रेस कहते हैं। यहाँ पर कैनॉट डिसॉल्व द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उसे डिसॉल्व नहीं कर सकते। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज द बेसिस ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। अब जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पावर जो है ये सेपरेट की जाती है और इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स की तरह रहती है। जैसे हमारे यहाँ जो जुडिशियरी है वो इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी भी है, बराबर है। और उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव, हमारे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ये दोनों एक दूसरे से एकदम अलग अलग है। तो ये जो है ये फीचर्स है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। उसके बाद मेरिट्स देखते हैं हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के क्या क्या है। अब जो हमारी सिस्टम है इसके हम कुछ मेरिट्स देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आता है हार्मोनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। जैसा मैंने आपको बताया था, अभी जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने देखा था उसमें क्या मैंने आपको बताया था कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, मतलब एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर से कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक हार्मोनी है बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। मतलब यहाँ पे हार्मोनियस रिलेशनशिप में रहते हैं, कोऑपरेशन रहता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स का। ठीक है, एक दूसरे से वो इंटरडिपेंडेंट है। मतलब जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी डिस्प्यूट्स है, वो ले स्कोप होता है। जैसे आप अगर वहाँ का देखोगे, प्रेसिडेंट अमेरिका का, यूएसए का अगर आप देखोगे, तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ साइन कर दिया, कोई एग्जीक्यूटिव इस पे ऑर्डर पे साइन कर दी, तो वहाँ पर वो डिस्कार्ड कर देंगे या फिर जुडिशरी डिस्कार्ड कर देगी। मगर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, तो जो कॉन्फ्लिक्ट का स्कोप है वो काफ़ी कम रहेगा। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मोदी जी बोल रहे हैं कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। मतलब ये क्या है, ये बोल देंगे, ये कोई भी अगर रूल लाना है, कुछ भी कुछ करना है तो वो कर देंगे। अब यहाँ क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बेसिकली हमारे पॉलिटिकल पार्टी के ही होते हैं। अब यहाँ पर कोविंद साहब जो है ये बीजेपी के हैं, तो इनको ज़्यादातर वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है ज़्यादा अपोज ना करे। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से एक हारमोनी जो है वो बन जाती है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काफ़ी कम होता है यहाँ पर। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होते हैं। अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब क्या है कि हमने देखा है कि जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर के लिए। मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के लिए, बराबर है। जितनी भी वो काम करते हैं वो पार्लियामेंट को उनको ऑडिट देना होता है, कि बताना होता है कि हमने क्यों किया है। अब मोदी साहब जो है जब सेशन बनता है तब वो बताते हैं कि मैंने मैंने डिमोनेटाइजेशन क्यों किया, मैंने जीएसटी क्यों लाया, क्यों ये महत्वपूर्ण है। सचिन तेंदुलकर जो है वो जब राज्यसभा में कुछ बोलने जाते हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, तो फेसबुक पर अपना पूरा जो बोलना है वो करते हैं। तो इस तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है यहाँ पर, जो एक्सरसाइज करती है अपना जो भी मैटर है वो। जैसे कि एडजर्नमेंट मोशन हो गए, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गए, तो ये सब रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एक प्रकार है। जैसे कि उन्हें अपोजिशन जो है उन्हें पूरा बताना होता है। जैसे यहाँ पर अपोजिशन जो है वो भी बोलते हैं कि मोदी जी को इस जवाब का सवाल देना पड़ेगा, बराबर है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होती है। अगर आप जो भी पॉलिटिकल लीडर्स है, अगर उनके आप जो भी स्पीच है वो अगर ध्यान से सुनते होंगे तो आपको ये जल्दी समझ में आ जाएगा। मगर फिर भी ये जो कॉल आउट्स ये सब है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है और थोड़ा वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए है, बाकी कोई मोटो नहीं है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, मतलब रिस्पॉन्सिबल होती है, जो भी अपोजिशन है उसे बताना होता है। अपोजिशन को राइट है कि वो पूछ सकता है कि आप बताइए ऐसा आपने क्यों किया, डिमोनेटाइजेशन किया तो आपने क्यों किया, जीएसटी लाया तो क्यों लाया, जो भी चीज़ें हैं वो क्यों की। और ये जो गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, उसे बताना भी होता है, उसे जवाब भी देना होता है। उसके बाद प्रिवेंट डेस्पोटिज्म, मतलब जो भी डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज है उसे ये प्रिवेंट करती है। मतलब क्या है कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं बोलता वो 8 बजे करूँ। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। मतलब जो भी डिक्टेटरशिप है
वो यहाँ पर प्रिवेंट होती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, जो अपोजिशन है वो उन्हें अपनी मनमानी करने नहीं देगा। अब मनमानी जब करने नहीं देगा मतलब क्या है कि उन्हें हर चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। अब हर चीज़ का जवाब, हर चीज़ का सवाल का जवाब, जवाब का सवाल, जो भी हो वो जब उन्हें देना पड़ेगा तो मतलब क्या है कि यहाँ पर डिक्टेटोरियल टेंडेंसी नहीं कर सकते हैं वो, कि यहाँ पर कर दिया। उसके बाद जब उन्होंने बोला कि डिमोनेटाइजेशन उन्होंने क्यों क्यों किया, अगर उनके पास जवाब नहीं है तो अगले साल वो सरकार नहीं दिखेगी। लेकिन जब वो जवाब देते हैं कि इसलिए हमने डिमोनेटाइजेशन किया था, इसके ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान हुआ है, तो फिर क्या होता है, जब अगर वो जो ऑडियंस है, जो लोग हैं देखने वाले, जो पब्लिक है, अगर उन्हें एक्सेप्टेबल होता है तो अगली बार भी उन्हें चुन कर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो इस तरीके की चीज़ें होती है, इसलिए डेस्पोटिज्म जो है वो भी बचाता है, एक किसी को डिक्टेटर नहीं बनने दे सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, जैसे अगर बहुत ही ज़्यादा अपनी डिक्टेटरशिप दिखा रहा है तो सीधा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट है वो क्रैश हो गई। उसके बाद रेडियो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, अगर इस तरीके की कोई चीज़ें होती है कि डेस्पोटिज्म हो रहा है तो फिर सीधा नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया उसके बाद क्या, तो सीधी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट जो है वो रेडी होती है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ भी जो अपोजिशन पार्टी है वो तैयार ही बैठी है, जैसा कि यहाँ पर जो लीडर है वो भी बोल रहे हैं कि मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, बिठा दो मुझे पीएम चेयर पे। तो इस तरीके से जो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी रेडी होती है, बराबर है, सरकार में आने के लिए। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन भी नहीं होता है, ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं होता है। तो ये मेरिट्स है हमारे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के। अब उसके बाद डीमेरिट्स क्या क्या है। अब हमने मेरिट्स तो देख लिए, जैसे क्या क्या था, आपको फ़ोटोज़ के ज़रिए क्या होता है, फ़ोटोज़ के ज़रिए आपको इजीली याद रहेगा। जैसे पहला फ़ोटो क्या था, वो दोनों राष्ट्रपति और हमारे जो प्रधानमंत्री है दोनों बात कर रहे थे, जैसे हारमोनी है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में। उसके बाद क्या है, जैसे जो जवाब का सवाल मांग रहे थे हमारे जो कांग्रेस के लीडर है, तो वो क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो गई। उसके बाद वो 8 बजे करने वाले थे मोदी जी, मतलब क्या है, डिस्पोटिज्म प्रिवेंट करेंगे। उसके बाद क्या है, वो मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, तो उसके बाद अल्टरनेटिव गवर्नमेंट जो है वो रेडी होती है। तो इस तरीके से अब डीमेरिट्स क्या है, तो अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है। अब देखिए हर बार तो आपको मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट मिलने वाली नहीं है, बराबर है, क्योंकि इतनी सारी सीटें हैं, इतने सारे आपको जीतने के लिए मेजोरिटी के लिए लोग चाहिए, तो हर बार तो आपको मिलने वाला है नहीं। और अगर नहीं मिलेगा तो आपकी अनस्टेबल गवर्नमेंट रहेगी, कभी भी क्रैश हो सकती है, कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हो सकता है, बराबर है। अब कोई कोई भी आप अगर कुछ गलत चीज़ करते हो तो आप पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा, मतलब आप परमानेंट हो 5 साल के लिए, ऐसा तो कोई बोल नहीं सकता है। सीधा इम्पीचमेंट टाइप का यहाँ पे प्रकार नहीं है, यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन है, सीधा आपकी मेजोरिटी गई और आपकी सत्ता ख़त्म। फिर नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे जो भी ट्रेंड चलता है उसमें क्या होता है, जब कोई सरकार होती है, अब अभी बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय खड्डा खोदो योजना, दीनदयाल उपाध्याय पैसा ले लो योजना, दीनदयाल उपाध्याय सूटकेस ले लो योजना, दीनदयाल उपाध्याय ये कर लो योजना। तो इस तरीके से क्या होगा, ये नाम पर बहुत सारी योजनाएं बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद जब कांग्रेस आ जाएगी तब पॉलिसीज़ जो है पूरी की पूरी फिर चेंज हो जाएगी। राजीव गांधी पैसा ले लो योजना, राजीव गांधी ये करो योजना, राजीव गांधी वो करो योजना। तो इस तरीके से क्या होगा, दूसरे नाम पर दूसरी दूसरी योजनाएं जो है वो शुरू कर देंगे, ये सारी योजनाएं जो है वो इसे खारिज कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है वो चलती नहीं है, कंटिन्यूस चेंज रहता है पॉलिसीज़ में। अब कोई भी पॉलिसी अगर हमें अच्छे से इंप्लीमेंट करना है तो ऑब्वियस है उसे लॉन्ग टर्म चलाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टर्म चलती नहीं है, तो वो यहाँ पर डीमेरिट होता है। क्योंकि जो सरकार है वो 5-5 साल में चेंज भी हो सकती है, बदलती रहती है, इसलिए हम बता नहीं सकते। फिर डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर कोई अगर किसी को मेजोरिटी आ गई, अब यहाँ पर इस बार ही जैसी आ गई है, तो क्या होता है, वो अपने हिसाब से कोई भी डिसीजन लेंगे। अब कोलैबोरेशन की जब गवर्नमेंट होती है तो क्या होता है, दूसरी जो पार्टी है वो उसे रोकती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पूरी बीजेपी भरी हुई है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर उन्होंने डिसीजन ले भी लिया तो लोकसभा में तो सीधा ही पास होना है, कोई रोकने वाला है नहीं, मेजोरिटी मिलनी ही है कोई भी बिल पास करना है तो। इसलिए क्या हो जाएगा, कोई भी चीज़ वो आसानी से पास कर सकते हैं, मतलब कोई भी रूल लाना है तो आसानी से ला सकते हैं। तो यहाँ पर डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट जो है वो यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाता है, बराबर है। जैसे एक लस्की थे, उन्होंने क्या कहा था, द पार्लियामेंट्री सिस्टम गिव्स द एग्जीक्यूटिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेनिंग, मतलब अपॉर्चुनिटी देती है एक ट्रेनिंग की। तो इस तरीके से होता है, डिक्टेटरशिप जो है वो बढ़ जाती है कैबिनेट की, अगर किसी को पूरी की पूरी मेजोरिटी जो है वो मिल जाती है तो। अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर। अब सेपरेशन ऑफ पावर जो है उसके अगेंस्ट में होते हैं,
जैसे हमारा एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशियरी है। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव तो यहाँ पर साथ में काम कर रहे हैं, बराबर है। अब साथ में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो हमारा संविधान बोलता है सेपरेशन ऑफ पावर, तो यहाँ पर हमें सेपरेशन ऑफ पावर उतने अच्छे से, उतने प्रखरते से देखने को मिलता नहीं है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है अगेन सेपरेशन ऑफ पावर का भी। गवर्नमेंट बाय एमेचर्स, अब यहाँ पर जो भी पॉलिसीज़ है, जो भी चीज़ें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक्सपर्ट जो है वो मिलते नहीं है हमें, बराबर है। मतलब जैसे एजुकेशन के लिए कोई 12वीं पास कोई देख रहा होगा, या फिर कोई और चीज़ के लिए कोई, मतलब एमेचर लोग होते हैं यहाँ पर। मतलब एक पर्टिकुलर जो हमें एक्सपर्ट चाहिए किसी फील्ड के लिए, तो वो लोग हमें यहाँ पर कम मिलते हैं इस तरीके की गवर्नमेंट में। क्योंकि जो लोगों में पॉपुलर हो उन वही लोग चुन कर आएंगे, और वही लोग, उन्हें हर तरह का फील्ड का नॉलेज होगा ये हम बोल नहीं सकते। तो इस तरीके से गवर्नमेंट बाय एमेच्योर जो यहाँ पर जो है वो पाई जाती है। अब उसके बाद जो हमने अब पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के जो फीचर्स है या मेरिट्स है डीमेरिट्स है ये पूरी तरीके से देख लिए हैं। तो अब यहाँ पर हम रीजंस देखते हैं कि रीजंस क्या थे एडॉप्शन ऑफ दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो फैमिलियरिटी है विद द सिस्टम। मतलब क्या है, हमने जो 200 साल जो अंग्रेज़ों का जुल्म सहा है उसमें हमने यही सिस्टम देखी है, बराबर है। तो यही सिस्टम देखी है, तो फिर जो मुंशी जी थे उन्होंने बोला था कि 30 साल 40 साल तक हमने जो यही देखा है, तो फिर क्यों हम दूसरे एक्सपीरियंसेस की तरफ जाए। तो इसलिए हम यही जो सिस्टम शुरू है, हमें सब पता है कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन इतने सारे दिए थे, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन की तरह से हम रहेंगे। 1909 में, 1919 में मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्सफॉर्म रिफॉर्म, तो ये सारी जो रिफॉर्म्स आते गए थे, तो ये सबको पता था कि इस तरीके से ये काम करता है। तो इसलिए हम यही जो सिस्टम है लोकसभा राज्यसभा ये सब चलता रहता था। तो यही सिस्टम जो है हमें पता है, तो आसानी जाएंगे अडॉप्ट करने के लिए, तो हम यही जो है अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो चलाने वाले थे वो तो वही लीडर्स थे जो वहाँ ऑलरेडी बैठे हुए थे। अब उन्हें जो सिस्टम के बारे में पता है तो वही फैमिलियर थी, इसलिए वही सिस्टम अडॉप्ट कर लेते हैं। प्रिफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि जो भी प्रेसिडेंशियल अमेरिकन सिस्टम जो है ये ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और हमारी जो है वो अनस्टेबल है लेकिन रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, जो प्रीफरेंस है मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिया था कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना चाहिए, भले ही थोड़ी अनस्टेबल क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सबको मिलनी चाहिए, ताकि कोई भी डिक्टेटर ना बन जाए। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ज़्यादा झुकाव रहना चाहिए। नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पर देखिए, अब अगर अमेरिकन सिस्टम जो है हमने देखी थी कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, कुछ लेना देना नहीं होता है, कॉन्फ्लिक्ट के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो है साथ में मिलकर काम करना पड़ता है, हारमोनी होनी चाहिए, हमने देखी थी जो मेरिट्स थे उसमें। तो हारमोनी अगर है तो उस वजह से क्या होगा, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो जाएंगे। अब कॉन्फ्लिक्ट अगर कम होंगे तो फिर मतलब क्या है, जो स्मूथ फंक्शनिंग है वो अच्छे से हो पाएगा। तो इस तरीके से क्या है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, हमने यहाँ पर ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये अडॉप्ट की थी। फिर आता है नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब नेचर कैसा है इंडियन सोसाइटी का, हेट्रोजीनियस स्टेट है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेट है। मतलब इतने सारे जाति के लोग, इतने सारे रिलीजन के लोग, इतने सारे सेक्शन के लोग, इंटरेस्ट के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो उस वजह से क्या है, उस वजह से एक नेशनल स्पिरिट जो है यहाँ पर रहनी चाहिए। तो उस वजह से क्या है, उस वजह से यहाँ पर हमारे इसमें जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये अडॉप्ट की गई थी। अब ऐसा बीच में सोचा भी गया था 1970s में कि हमारा जो सिस्टम है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन स्वर्ण सिंह कमेटी एक बनी थी, कांग्रेस ने बिठाई थी 1975 में, जब वो कमेटी ने कहा था कि हमें ये पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है यही सिस्टम के साथ चलना चाहिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए। अभी भी ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये देखते हैं इसका क्या होता है। तो और फिर अगर अब ज़्यादा ब्रिटेन के साथ हमारे डिस्टिंक्शन तो है नहीं, और ये मोस्टली पूछने लायक है भी नहीं, लेकिन ऐसा है कि अगर हम ब्रिटिश मॉडल के साथ हमारा डिस्टिंक्शन देखें तो ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं। सिर्फ जो वहाँ प्रेसिडेंट होते हैं वो मोनार्कियल होते हैं, मतलब इलेक्टेड नहीं होते हैं, हमारे यहाँ इलेक्शन होके आते हैं, बराबर है। और जो लीडर्स होते हैं वहाँ के प्रधानमंत्री या जो कोई प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोअर हाउस से इलेक्ट हुए हुए आते हैं। हमारे यहाँ दोनों चलते हैं, राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी। जैसे मनमोहन सिंह साहब जो राज्यसभा के थे, नरेंद्र मोदी साहब लोकसभा के।
उसके बाद शैडो कैबिनेट बोलते हैं, जो अपोजिशन होती है उसे शैडो कैबिनेट बोलते हैं। और फिर उसके बाद जो इतनी चीज़ें हैं, जो भी है मतलब जो ब्रिटिश मॉडल है और हमारा इंडियन मॉडल है, इसके बीच में इतनी ही चीज़ें हैं। तो प्रीलिम्स में एक आधा पॉइंट डाल सकते हैं अगर पूछे तो उन्होंने, बट इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो यहाँ पर जो है हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।